हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है अलोंग विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक वो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिना हम कंपनी की इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो आपकी सारी बेसिक और फंडामेंटल कंडीशंस जो हैं लिखी होती हैं, जिनके दायरे में रहकर कंपनी को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। और इसमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपकी लिमिट्स डिफाइन की गई होती हैं, आपका स्कोप डिफाइन किया गया होता है और कंपनी के पावर्स के बारे में जो है वो जानकारी दी गई होती है। तो ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 399 के अकॉर्डिंगली ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, विच मीन्स कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं या जो भी कंपनी के अदर स्टेक होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको ये राइट होता है कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर इसकी फॉर्म के बारे में बात करें कि कौन सी फॉर्म में बनाया जाता है, कौन सी फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है इसको, तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 4 में जो है इसके फॉर्म के बारे में बताया गया है कि ये जो है कंपनीज के नेचर वाइज और डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट फॉर्म में बनाया जाता है। और ये फॉर्म होती है हमारी टेबल ए से टेबल ई तक। अब हम ये देखते हैं कि टेबल ए कौन सी कंपनीज के लिए होता है एंड अदर जो टेबल हैं ई, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, ये किस तरह की कंपनीज को इनके अकॉर्डिंगली जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेबल ए की, तो टेबल ए उन कंपनीज के लिए होता है जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, और टेबल बी उन कंपनीज के लिए होता है विच आर लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है टेबल सी। टेबल सी उन कंपनीज के लिए होता है विच आर लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी अनलिमिटेड कंपनीज के लिए होता है और लास्ट टेबल ई जो है वो अनलिमिटेड कंपनीज एंड हैविंग शेयर कैपिटल होता है। तो ये था कि सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली किस तरह की कंपनीज को कौन सा टेबल जो है वो फॉलो करना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए। तो अब हम देखेंगे जो मेन इसका कंसेप्ट है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज की गई होती है और कितने इसके क्लॉजेज होते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज होते हैं जिनके अंडर जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई होती है। तो ये क्लॉजेज हैं नेम क्लोज, फिर आता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, इसको हम सिचुएशन क्लोज भी कहते हैं। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लोज, फोर्थ वन है लायबिलिटी क्लोज, फिफ्थ है कैपिटल क्लोज एंड लास्ट है एसोसिएशन क्लोज, और इसको हम सब्सक्रिप्शन क्लोज भी कहते हैं। अब हम इन कंटेंट्स के, इसके इन क्लॉजेस के बारे में वन बाय वन देखेंगे कि इसके अंडर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है, कंपनी के स्कोप और कंपनी की किन पावर्स के बारे में जो है वो इन क्लॉजेस में लिखा गया होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा नेम क्लोज। नेम क्लोज में जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी के नेम के बारे में जो है इस क्लॉज में इंफॉर्मेशन दी गई होती है। जो भी नाम कंपनी ने डिसाइड किया गया होता है, कंपनी ने डिसाइड किया होता है, वो इस क्लॉज में लिखा जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कंपनी के नेम से रिलेटेड जो इसमें दी गई होती हैं कि कंपनी का जो नाम है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो कंपनीज का जो नाम है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनीज जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रही हैं उनके नाम के अकॉर्डिंगली सेम नहीं होना चाहिए, उनके नाम के आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। और
नेम एग्जैक्टली वही नेम आप अपने नेम क्लोज में कंपनी का लिखेंगे जो आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अप्रूव किया है। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसके नाम के लास्ट में आपको जो है वो लिमिटेड वर्ड यूज करना है। और सेम अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के लास्ट में आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो ऐड करना होता है। पब्लिक के केस में लिमिटेड एंड प्राइवेट के केस में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो हमें यूज करना पड़ता है। और जो कंपनी को कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कंपनी जो है वो उन वर्ड्स का यूज जो है अपने नाम में नहीं कर सकती हैं। कुछ एक वर्ड्स हैं जैसे किंग है, क्वीन है, एम्परर है, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का नाम, या कोई भी आपकी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जैसे आपकी वर्ल्ड बैंक है, आपकी WHO है, तो उस तरह के नाम जो है वो आप कंपनी अपने नाम में ऐड नहीं कर सकती है। और वो वर्ड्स जो आपके एम्बलम्स एंड नेम एक्ट ऑफ 1950 के अकॉर्डिंगली प्रोहिबिटेड हैं, वो वर्ड का यूज भी कंपनी अपने नाम में नहीं कर सकती है। तो ये था नेम क्लोज के बारे में, जो हमें ये बताता है कि जो कंपनी का नाम है वो क्या है, वो इस क्लोज में लिखा गया होता है। और हमें ये रूल्स बताता है कि कंपनी के नाम में जब हम नाम डिसाइड करेंगे तो किस तरह के वर्ड यूज नहीं करने हैं, और पब्लिक के केस में लिमिटेड यूज करना है और प्राइवेट के केस में प्राइवेट लिमिटेड यूज करना है। नेक्स्ट क्लोज जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, जिसको हम सिचुएशन क्लोज भी कहते हैं। और इस क्लोज में ये लिखा गया होता है कि जिस भी स्टेट में या जिस भी प्लेस में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है, उस जगह का नाम इसमें लिखा गया होता है। और कई बार जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है, अगर उस टाइम पे कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो डिसाइड नहीं किया है कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी प्लेस या कौन सी स्टेट में होगा, तो कंपनी को जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में जो है वो जानकारी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देनी पड़ती है। और इस क्लोज में जो है वो अपडेट करना पड़ता है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम। और इसके लिए जो फॉर्म डिसाइड किया गया है वो है फॉर्म INC 22। इसके अकॉर्डिंगली कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट करनी पड़ती है। थर्ड जो क्लॉज है उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लोज। तो ऑब्जेक्ट क्लोज का मतलब है कि इस क्लोज में कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कंपनी जो है वो किन ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रख के अपना फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लोज है, क्योंकि इसमें कंपनी अपना स्कोप, अपनी जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी उनका स्कोप जो है वो इसमें लिखा होता है कि किन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे वो काम कर रही हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। तो जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है इस क्लोज के अंडर। मेन ऑब्जेक्टिव, जो कंपनी जिस मेन पर्पस के लिए ऑपरेट की जा रही है वो ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, और अदर कोई मिसलिनियस ऑब्जेक्टिव कंपनी का है तो वो भी इस क्लोज के अंडर कंपनी को मेंशन करना पड़ता है। तो ये थे हमारे 3 क्लोज, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज एंड ऑब्जेक्ट क्लोज। अब नेक्स्ट क्लोज जो है हमारा वो है हमारा लाइबिलिटी क्लोज। इसमें कंपनी जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है। इसमें ये लिखा गया होता है कि जो भी कंपनी का डिफरेंट नेचर है, कंपनी के अकॉर्डिंगली मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या रहेगी। तो अगर कोई भी कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी में जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। जो भी उन मेंबर्स ने जो भी शेयर्स परचेज किए हैं उनका जो भी अनपेड अमाउंट रहता है, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है या कंपनी की जो उनकी लाइबिलिटी बनती है वो उस अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक ही लिमिटेड रहेगी जो उन्होंने परचेज किए हैं। जो अमाउंट उन्होंने अभी तक पे नहीं किया है कंपनी को, शेयर की फेस वैल्यू का जो अमाउंट जो है उन्होंने अभी तक कंपनी को पे नहीं किया है, वहां तक की उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। वहीं अगर कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होगी वो जो भी अमाउंट कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में
डिसाइड करती है कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया होगा वो मेंबर्स की लायबिलिटी होगी। और अगर कंपनीज जो हैं वो एक अनलिमिटेड कंपनी है तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट जो क्लोज है वो है कैपिटल क्लोज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कंपनी की कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कंपनी ने लिखा होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट मींस कि कंपनी जो है इस मैक्सिमम अमाउंट के से ज़्यादा जो है अपने लाइफ टाइम में अपनी जो कैपिटल है उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा कंपनी अपने लिए कैपिटल कलेक्ट नहीं कर सकती है। और अगर कंपनी चाहे तो अपने इस अमाउंट में अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन, एक अदर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और अगर कोई भी अनलिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए इस क्लॉज को बनाना जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है कि वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को मेंशन करें। और जो लास्ट क्लोज है हमारा वो है एसोसिएशन क्लोज, जिसको हम सब्सक्रिप्शन क्लोज भी कहते हैं। तो एसोसिएशन क्लोज में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन कर रहे हैं और वो ये उसमें श्योरिटी देते हैं कि वो भी आपकी इस कंपनी या उस एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहते हैं। तो इसके लिए मेंबर्स की लिमिट है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7 मेंबर्स जो हैं वो आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। 7 मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन एटलीस्ट 7 जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो इंडिविजुअल्स आपके इस क्लॉज में साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उन सब्सक्राइबर के पास जो है अपना एक विटनेस होना जरूरी होता है और एक सब्सक्राइबर जो है वो दूसरे सब्सक्राइबर का विटनेस नहीं बन सकता है। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में के इन जो हमने इम्पोर्टेंट क्लॉजेस जो हमने डिस्कस किए, अगर कंपनी इनमें अल्ट्रेशन करना चाहती है तो कैसे कर सकती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे कि कंपनी जो है वो अपने सेक्शन 13 के अकॉर्डिंगली अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन में कोई चेंज करना चाहती है तो उसे एक प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाना पड़ता है। और कंपनी को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी अल्ट्रेशन वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में करना चाहती है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद विदिन 30 डेज जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो है वो इंश्योर करनी पड़ती है। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है और इसमें हम ये देखते हैं कि अगर कंपनी जो है वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो उसकी स्कोप और लिमिट और पावर्स उसमें डिसाइड की गई हैं, अगर कंपनी उन पावर्स के बियॉन्ड जाके अगर कुछ फंक्शंस ऑपरेट करती है तो उसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स कहते हैं। और ये एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है कंपनी लॉ का। और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि इसका मतलब होता है कि जब कंपनी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर ऑपरेट करती है और जो एक्ट है, एक्ट में जो परमिशंस दी हैं, एक्ट में जो एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं, उनके बियॉन्ड जाके कुछ कार्य करती है तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स कहते हैं उसे। और वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वॉइड हो जाती हैं और उन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कंपनी ना स्यू कर सकती है ना कंपनी को कोई सू कर सकता है। ठीक है, तो इन ट्रांजैक्शन को जो है वो अल्ट्रा वाइड्स ट्रांजैक्शंस बोलते हैं और कंपनी जो है इन ट्रांजैक्शन पे सू नहीं कर सकती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किसी भी क्लोज के बारे में या किसी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड तो आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं आप कि आपको कौन सा टॉपिक या कौन से क्लोज के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू।